हेलो एवरीवन, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो पहले इस वर्ड को समझते हैं, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है। मैग्नेटोस्टैटिक्स बना हुआ है दो वर्ड से। एक का नाम है, एक वर्ड है मैग्नेट, दूसरा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट या कोई चीज जिसमें कि बार बार चेंज नहीं आ रहा है, और दूसरा है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से किसी चीज को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट जो है ग्रीक वर्ड था, इसमें ग्रीक में इसका मतलब होता है कि हाँ कोई चीज जब अट्रैक्ट करती है। ठीक, तो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटोस्टैटिक्स का जो आइडिया सबसे पहले आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ, क्या बना और क्या इसके आगे कैसे ही काम करता है उसको समझते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सबसे पहले आइडिया आया था वो एक ऑस्टर्ड साइंटिस्ट थे डेनमार्क के। जब ये एक्सीडेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करते थे, हम मैग्नेटिक फील्ड पे को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता है थोड़ा बहुत एटलीस्ट। ठीक, कुछ तो आपको पता होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी पे ये काम कर रहे थे तो इन्होंने एक्सीडेंटली ये देखा कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, सपोज एक वायर है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके बगल में अगर आप कोई मैग्नेटिक कंपास वगैरह रखते हैं या कुछ, सबसे पहले कंपास का तो नहीं जिक्र करूंगा, या सपोज एक वायर ये है और एक वायर ये है, इन दोनों में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अब इंटरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं हम बाद में बात करेंगे। तो ये देखा गया कि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये न्यूट्रल नहीं रह रहे। ठीक, तो आइडिया ये आया कि हो सकता है इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है, उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो जैसे ही इन्होंने इन दोनों वायर्स को बिना करंट के यहाँ पर रखा, तो उस सिचुएशन में क्या था, बिना करंट के अगर रखा तो उस सिचुएशन में इनके बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसमें करंट फ्लो करवाया तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कुछ इंटरेक्शन हुआ। तो जब ये देखा गया कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, जब इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, उस सिचुएशन में इनमें अट्रैक्शन हुआ, और जब इनमें डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था उस सिचुएशन में इनमें रिपल्सन हुआ। तो सेम डायरेक्शन में जब करंट था तो उसमें अट्रैक्शन था, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था तो उसमें रिपल्सन था। तो आइडिया ये आया कि ये क्या है। तो क्वेश्चन ये था कि हो सकता है कि क्योंकि इस वायर के अंदर चार्ज है और उस चार्ज की वजह से इसमें ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब हमने करंट के कॉन्सेप्ट को सीखा था तो करंट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों में मोशन है, तो इन टोटलिटी जो चार्ज का इफेक्ट है वो जीरो है। तो आइडिया ये था कि नहीं, चार्ज की वजह से नहीं, एक्चुअल में करंट की ही वजह से इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। वही अट्रैक्शन और रिपल्सन को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनफैक्ट रेस्ट में तो बिल्कुल नहीं, मोशन में चार्ज में कुछ होता है तो देखेंगे, लेकिन इस वायर के अंदर टोटल चार्ज जीरो है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज मोशन में है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी मोशन है। टोटल क्यू इसके अंदर जीरो है, लेकिन तब भी उसके अंदर क्या है, क्यू जीरो होने के बाद भी कुछ अलग टाइप का फील्ड था, उस फील्ड को हमने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टिंग्विश करें तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल जो क्वांटिटी है वो है करंट, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थिंग है वो है चार्ज। अभी मोशन में है नहीं है इसको हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिक चीजें तो ये था कि जब भी दो चार्जेस कहीं स्पेस में रखे होते हैं तो वो एक दूसरे पे उनका जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट रहता है। लेकिन जब भी दो करंट कहीं पर हैं तो वहां पर क्या होगा, एक नया जो इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। पहले आइडिया ये था कि शायद चार्जेस की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, चार्ज की वजह से नहीं, एक्चुअल में करंट की वजह से हो रहा है। चार्ज और करंट दोनों अलग चीज हैं, दोनों डिफरेंट चीजें। ठीक, तो इसके बाद नया इफेक्ट आया तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन ये था कि ये मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ स्पेशल चीज आ चुकी है, नई चीज है, तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो जिस तरह से कूलम फोर्स में
कूलम फोर्स में जो कूलम फोर्स जो होता है, अगर एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q और दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा है, ये भी प्लस में Q में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है और ये सेपरेट है डिस्टेंस R के थ्रू। अगर R है तो इनके बीच एक फोर्स होता है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, जहाँ R जो है इनके बीच का डिस्टेंस है। मीन्स ये एक दूसरे पर कुछ फोर्स एग्जर्ट करते हैं, अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। बट अगर जब भी स्पेस में दो चार्जेस रखे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर कुछ फोर्स एग्जर्ट करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है, जब भी दो करंट स्पेस में रखे हुए हैं एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, और तो वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। और नेक्स्ट आइडिया फिर ये आया कि जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल जो करंट है I, वो तो चार्ज पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमें पता है चार्ज करंट जो होता है वो होता है चार्ज ओवर टाइम, Q ओवर T। इसका मतलब करंट में इसका मतलब जो चार्ज में फ्लो हो रहा है उसकी वजह से करंट है और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब चार्ज में जब मोशन हो रहा है तब करंट जनरेट होगा, ऑब्वियसली हमको ये बात पता है, ठीक। और जो जब करंट है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मोशन की वजह से है, ठीक। तो यहां से हमें पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड इज मोशन ऑफ चार्ज। अगर हम जब लास्ट में इस पूरा मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है, एक्चुअल में इसके पीछे का क्या रीजन है कि करंट होते ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। मोशन ऑफ, उसको हम देखेंगे, अभी पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड में, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मोशन ऑफ चार्ज की वजह से करंट डेवलप होता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये हमें ये पता चला और ये आइडिया निकाला। तो जिस तरह से अगर यहाँ पर फोर्स है जिसको कि हम कूलम फोर्स बोलते हैं, कूलम फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कूलम जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डेवलप किया था, इसीलिए इसका नाम इन्हीं के नाम पर कूलम फोर्स हमने रख दिया। अब इसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि ये कूलम फोर्स है, उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स भी एक होता है। इसको सॉल्व किया था लॉरेंज ने, इसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज ने एक आइडिया डेवलप किया। लॉरेंज ने बोला, एक एक्सपेरिमेंटल आइडिया था कि जब भी अगर कोई चार्ज मोशन में है, सपोज इस डायरेक्शन में चार्ज मोशन में है, कोई चार्ज Q है और वो v वेलोसिटी से मूव करता है, वेलोसिटी इसकी v है, और अगर इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें जिसकी डायरेक्शन सपोज मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड B है। अब मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे भी जनरेट कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, वो हम देखेंगे, और परमानेंट नेचुरल मैग्नेट आपके पास ऑलरेडी होता है, ठीक। तो उसके बीच तो वो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रखा है, तो ये क्या करेगा, इस मोशन की वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई, तो इस चार्ज में जो फोर्स लगता है वो होता है लॉरेंज फोर्स, से हम उसको नाम देते हैं F ऑफ L, लिख देता हूं। तो जिसकी वैल्यू F ऑफ L इक्वल्स टू होती है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आपके पास था और कितनी वेलोसिटी से आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है। इस पर कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ से डिराइव किया। दिस इज द फंडामेंटल फोर्स, और आई शुड से ये जो है हमारा डिराइव्ड नहीं है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिराइव नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने सॉल्व की। ये भी एक्सपेरिमेंटल फोर्स है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता कि ये कहाँ से आया। यहाँ पर सिंपल इन्होंने क्या किया होगा, एक चार्ज को मूव कराया, उसको अलग अलग वेलोसिटीज़ के साथ मूव कराया और एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर रखा, और अलग अलग टाइम पे इन्होंने फोर्स जो है उसकी वैल्यू निकाली, और उसके बाद ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, जो फोर्स है वो ये होता है जिसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरह से कूलम फोर्स में हमने देखा था कि ये आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं, तो उसी सिचुएशन में यहाँ पर ये आता है कि यहाँ ये फोर्स क्या कर सकता है। इससे तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो उसी आइडिया को समझने के लिए इन्होंने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस चार्ज पार्टिकल को रखा, उस पर ये फोर्स तो अप्लाई हुआ जिसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन ये फोर्स है क्या।
ये किस तरह का मोशन दे सकता है, क्या कर सकता है इस चार्ज पार्टिकल के साथ। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ की तरफ मूव कर रहा था, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एक फोर्स डेवलप हुआ। अब इस फोर्स की वजह से क्या इस चार्ज पार्टिकल के मोशन में कुछ चेंज आएगा या सीधे ही ये चलते जाएगा, उस चीज को समझने के लिए इन्होंने एक ट्रिक निकाला और सॉल्व किया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है, उस पर फोर्स तो मैंने निकाल लिया कि इतना अमाउंट होता है, लेकिन इसको ये किस तरह का क्या इफेक्ट करता है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब इस फोर्स को देखते हैं, एफ एल इक्वस टू क्यू वी क्रॉस बी। एफ इज इक्वस टू क्यू v क्रॉस b, इन दोनों के ऊपर मैंने यहां पर एरो लगाया, इसका मतलब यह है वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है, फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होता ही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलूं इसी डायग्राम में, ये जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में है तो इसके लिए मैं आई कैप लिख देता हूं, और जो ये बी है मैग्नेटिक फील्ड ये वाई एक्सिस में है तो इसके लिए मैं जे कैप लिख देता हूं वेक्टर नोटेशन में। और एफ एल जो है इनके अकॉर्डिंग अगर ये इस डायरेक्शन में है, क्योंकि अब देखो फोर्स जो होगा अगर ये आई डायरेक्शन में है मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ है वेलोसिटी, जो चार्ज पार्टिकल आपका एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो डेफिनेटली इस फॉर्मूले से पता चल रहा है यहां पर जो आपका फोर्स F है वो क्या हो जाएगा, Q तो रहेगा, Q तो स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना मानूं, ये I क्रॉस J बन रहा है। वेलोसिटी मैंने I के लिए लिया था और मैग्नेटिक फील्ड J लिया था, तो I क्रॉस J बन रहा है, तो इसका मतलब ये K कैप की तरफ को जा रहा है। केवल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, यहां से मैं Q हटा देता हूं, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं केवल कैप लगा देता हूं एफ कैप। एफ कैप जो है वो आई क्रॉस जे वेक्टर में क्या होता है, के होता है, तो ये के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब अगर आपका ये एक्स एक्सिस में आपका चार्ज पार्टिकल है क्यू वी वेलोसिटी के साथ, और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी को इनसाइड द पेपर ले रहा हूं, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ टाइम हम डायरेक्शन को वहीं कंसीडर करते हैं। अगर मेरा जो बी है ये वाई एक्सिस की तरफ है, इसको मैं जे कैप लिख देता हूं और इसको मैं आई कैप लिख देता हूं, तो आपके जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, के कैप की डायरेक्शन, दैट इज फोर्स की डायरेक्शन। केवल डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक। तो उस सिचुएशन में फोर्स जो होता है हो जाएगा ये परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ दीज वी एंड बी, बी और वी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपका वर्क डन जो है, वर्क डन जो होता है वो होता है W, दिस इज इक्वल टू F डॉट डी एस, F डॉट डी एस। लेकिन जहां पर F जो है वो यहां पर लॉरेंज फोर्स FL है, इनटू ds को मैं क्या लिख सकता हूं, ds होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट को ds से रिप्रेजेंट करता हूं, डिवाइडेड बाय dt। तो यहां से ds इक्वल्स टू लिख सकते हैं v dt, क्योंकि मुझे पता नहीं कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इन जनरल तो यहां दिख रहा है, लेकिन वेलोसिटी मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको v dt लिख दिया। तो F डॉट एफ एल तो आपका फोर्स है, इनटू v dt में इसको लिख देता हूं। तो इस सिचुएशन में अगर आपका लॉरेंज फोर्स के डायरेक्शन में है या जेड एक्सिस की तरफ है और v आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एफ एल v dt तो साथ में रहेगा cos ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया, cos थीटा मतलब यहां ये z एक्सिस में है k डायरेक्शन में, ये v जो है आपका i एक्सिस की तरफ है x डायरेक्शन में, तो इनके बीच में थीटा जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब जो w है वो 0 आ रहा है यहां पर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स फोर्सेस लिख देता हूं, डू नॉट वर्क। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है डू नॉट वर्क, इसके थ्रू वर्क डन नहीं होता, मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू। लेकिन बट
मैग्नेटिक फील्ड कैन, दोनों में फर्क है। मैग्नेटिक फील्ड कैन, मैग्नेटिक फील्ड कर सकता है काम, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं कर सकता, नहीं करता काम। उसका आपको डेरिवेशन मैंने बताया किस तरह से काम, किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स कोई भी काम नहीं कर पाता, इसका मतलब ये जो F है ये कोई वर्क डन नहीं कर पाएगा इसके साथ, ठीक। तो लेकिन इसीलिए मैंने यहां पर लिखा चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट तो यहां नहीं रहने वाला ज्यादा, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहां रहने वाला है। तो वर्क का मतलब यहां पर हमने देखा कि वर्क 0 है, इसका मतलब ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता इस पार्टिकल को, तो ये फोर्स जो है इसे बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ जो हो रहा है ये 0 आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा है और ये मोशन में भी है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है थोड़ा उसको समझते हैं। सपोज आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है Q, ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सपोज, और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये डाउन टू द पेपर उस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये आपकी वेलोसिटी v है, तो इसका जो फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में होगा Fl। अब ये पार्टिकल मूव करके इस डायरेक्शन में है, अब यहां पर अगर ये पार्टिकल आ गया डिस्प्लेस होकर यहां आ गया, उस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां को है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है इस तरफ को, तो यहां से ये फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा इस तरफ को, तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी कहां हो जाएगी ये। तो कॉन्टिन्यूसली ये जो फोर्स है ये एक पॉइंट सेंटर की तरफ ही लाई कर रहा है, क्योंकि थर्ड एक्सिस होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है और आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्योंकि ये फोर्स वर्क नहीं कर सकता, मींस डिस्प्लेस नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये क्या करता है इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है, या चार्ज पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट वर्ड ठीक नहीं है यहाँ पर, तो चार्ज पार्टिकल को क्या करता है ये रोटेट करने का काम करता है। इसको हम, इससे हमें ये पता चलता है, क्योंकि फोर्स जो है वो हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ को, सेंटर की तरफ को टेंड करेगा। Fl आप किसी भी पॉइंट में देख लीजिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वेलोसिटी इस साइड है, ये v है ये b है, तो F इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर यहाँ पर आ जाऊं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी ऑटोमेटिक, अगर ये आपका b है तो ये आपका Fl हो जाएगा। तो टुवर्ड्स द सेंटर जब कोई फोर्स लगता है तो वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है वो सर्कुलरली मूव कराता है। तो अगर आपका कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये क्या कर देगा, इस पार्टिकल को क्या करेगा सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, यही इसका लॉरेंज फोर्स का काम है। तो सर्कुलर मोशन में टोटल वर्क डन 0 होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो आफ्टर ऑल आफ्टर वन सर्कुलेशन आप इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, ठीक। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, और यही हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कोई वर्क ऐसे नहीं कर पाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलेट कर सकता है, किसकी वजह से, लॉरेंज फोर्स की वजह से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेस भी कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिस्प्लेस भी कर सकता है, लेकिन वो सर्कुलेट नहीं कर सकता, और मैग्नेटिक फोर्स डिस्प्लेस नहीं कर सकता लेकिन ये सर्कुलेट कर सकता है। ये हमें दो कंक्लूजन मिलते हैं किस, या डिफरेंस मिलते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में। अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला Fl जो है वो चार्ज पार्टिकल Q V क्रॉस B है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं वेक्टर में Q V B साइन ऑफ थीटा, ये आपका Fl है। अब अगर आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसी चीज को मैं एक और बार इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v और मैग्नेटिक फील्ड b दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0। या अगर आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इसके 180 डिग्री पर है b, और ये आपका v है, तो यहां पर एंगल कितना हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस सिचुएशन में Fl कितना हो जाएगा 0, क्यों, साइन 0 0 साइन 180 भी 0, तो फोर्स जो हो जाएगा 0, तो यहां पर फोर्स जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब ये है आपका केस 1। अब हम बात करते हैं केस 2। इफ
वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन v और मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन b। इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूं, इसको मैं y एक्सिस मान लेता हूं। तो इस सिचुएशन में यहां पर v और b के बीच जो एंगल है वो if थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, थीटा पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स जो हो जाएगा FL जो हो जाएगा Q V B साइन ऑफ 90 के लिए एक सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज Q V B और ये साइन थीटा 1 हो जाएगा। ये कितना है? मैक्सिमम फोर्स। तो जब ये सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन में क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो आपका फोर्स जो है वो z एक्सिस की तरफ जाएगा। तो ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा जिसके लिए जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो इस b के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो क्या होगा? स्क्रीन से बाहर की तरफ को जो प्लेन आ रहा है उसमें ये इस तरह से रोटेट करेगा। तो ये जो है रोटेशनल मोशन इस तरह से क्रिएट होगा जब ये सिचुएशन बनती है। ये कब होना चाहिए? जब ये b और v 90 डिग्री में है। तो ये कंडीशन है। जब 0 में है तो फिर तो 0 होगा, जब ये 90 डिग्री में है तो उस सिचुएशन में ये बनने वाला है। तो आपका जो टोटल फोर्स है QVB वो इसके सर्कुलर मोशन के इक्वल होना चाहिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स mv² ओवर r के। सपोज चार्ज पार्टिकल जो है उसकी वैल्यू, चार्ज की वैल्यू q है, v वेलोसिटी से ऑलरेडी मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड हमने b मान लिया। लेट अस सपोज द मास ऑफ द पार्टिकल इज m, मास ऑफ द पार्टिकल इज m एंड ये जो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है इसका जो रेडियस है वो सपोज मैंने मान लिया r है। तो उस सिचुएशन में तो QVB इक्वल्स टू mv² ओवर r हो जाएगा। तो यहां से mv अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी QBr, या mv को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम p, दैट इज QBr। तो ये जो मोशन है जिसको मैं ये रोटेशनल मोशन बोल रहा हूं, इसको कई बार हम साइक्लोन मोशन भी बोलते हैं। साइक्लोन मोशन इसीलिए क्योंकि साइक्लोन जो हमारा एक पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, साइक्लोन देखेंगे हम आगे, वो जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो जो जब ये सर्कुलर मोशन में है तो इसका जो मोमेंटम होगा वो QVR हो जाएगा। और जो टाइम पीरियड है हमें पता है ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई f, या f इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। f इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाई 2 पाई, नॉट 2 पाई बाई ओमेगा। f इक्वल्स टू होता है ओमेगा ओवर 2 पाई। तो उस सिचुएशन में इस ओमेगा को, इसको लिख सकते हैं क्या? 2 पाई। f को मैं लिख सकता हूं 1 बाई टी, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी, सिंस f इक्वल्स टू 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 बाई टी होती है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 पाई बाई टी। अब जो t है टाइम पीरियड, एक सर्कुलेशन टाइम पीरियड क्या होता है? एक सर्कुलेशन को पूरा करने में ये कितना टाइम ले रहा है? तो सर्कुलेशन एक कितना है? 2 पाई आर। ठीक, तो t कितना है? एक सर्कुलेशन पूरा किया टाइम पीरियड। और वेलोसिटी कितनी है? v, 2 पाई आर बाई वी। इसको यहां रख लेते हैं तो आपका ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर बाई वी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, दिस इज v बाई आर। दिस इक्वल्स टू, देखो यहां से v बाई आर निकाल लेते हैं यहां से, तो यहां से v बाई आर कितना हो जाएगा? QB बाई m। तो यहां से v बाई आर हो जाएगा QB बाई m। तो आपका जो ओमेगा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा QB बाई m, और
फ्रीक्वेंसी एफ इक्वस टू हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वस टू होता है 2 बाई ओमेगा, सॉरी ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई क्यू बी बाई एम, तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई दैट इज क्यू बी बाई 2 पाई एम। तो आपको मिला फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है वो मिला है क्यू बी बाई 2 पाई एम। ये जो डेरिवेशन है ये साइक्लोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से किया ये आपको समझ आना चाहिए। बस एक छोटा सा आइडिया लगाया कि जब अगर ये सर्कुलर मोशन है, कब है ये कंडीशन भी आपको पता होना चाहिए। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 मीन्स 90s के मल्टीपल में होना चाहिए। किस किस के बीच का एंगल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तभी ये रोटेशन होगा। अगर जीरो है तो फिर नहीं होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन ये आती है केस 3, अगर कोई अदर एंगल है, इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं है और पाई के मल्टीपल, पाई बाई 2 के मल्टीपल भी नहीं है, लाइक थीटा इक्वल टू सपोज 45 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में इस पार्टिकल के मोशन के साथ क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।